डियर स्टूडेंट्स, आज हम मेज़रमेंट ऑफ सेल पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि किसी भी सेल का सेल विभव किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, उसका मापन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। जो सबसे एक कॉमन मेथड होता है डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का, 2 पॉइंट के अक्रॉस। उसके अंदर अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर विद्युत परिपथ के अंदर अगर 2 पॉइंट के अक्रॉस अगर हम वोल्ट मीटर को जोड़ देते हैं, तो उस स्थिति के अंदर हम उस वोल्ट मीटर की रीडिंग के द्वारा उन दोनों पॉइंट के मध्य में जो विभवांतर है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेथड है सूटेबल नहीं होता किसी भी सेल के लिए, क्योंकि सेल का जो वोल्टेज है बहुत ही कम होता है। तो उस स्थिति के अंदर अगर हम वोल्ट मीटर को लगा भी देते हैं तो उसके अंदर कुछ करंट फ्लो करेगी। जब करंट फ्लो करेगी तो कुछ इलेक्ट्रोड्स के ऊपर केमिकल चेंजेस आ जाएंगे, और जब केमिकल चेंजेस आएंगे तो उससे पोलराइजेशन होगा, यानी कि ध्रुवण हो जाएगा। तो उस स्थिति के अंदर जो भी मेजर्ड वैल्यू होगी, जो भी हम ईएमएफ का मापन करेंगे, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं प्राप्त होगी, जैसा कि हमने पहले के लेक्चर्स में भी देखा था। तो इस प्रकार की डिफ़िकल्टीज़ को ख़त्म करने के लिए हम एक प्रिंसिपल काम में लेते हैं, पोगेनड्रॉफ कंपनसेशन प्रिंसिपल, पोगेनड्रॉफ समपूरक सिद्धांत, जिसमें ये माना गया है कि यदि प्रायोगिक रूप से कोई करंट फ्लो नहीं करे तो उस कंडीशन को अगर हम लगा देते हैं, उस शर्त को अगर हम लगा देते हैं, उसके बाद अगर हम मापन करते हैं तो ईएमएफ का सही मापन हो सकता है। इस प्रकार के पर्पस के लिए हमने एक सर्किट डायग्राम जो है वो डिज़ाइन किया है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस डायग्राम के अंदर ए बी जो है यूनिफॉर्म वायर है, जो प्लेटिनम का बना हुआ हो सकता है, प्लेटिनम इरिडियम का हो सकता है, या कोई भी रेजिस्टेंट मेटल, जैसे जो भी प्रतिरोधी धातु है उसका बना हुआ हो सकता है। अब इसके अंदर एक सेल सी हमने जोड़ रखी है, और इस सेल का जो सी का विभव है, ईएमएफ है, वो ईसी के बराबर है। और इसका जो ईएमएफ है वो जिस भी हमें अज्ञात विभव वाली सेल का ईएमएफ ज्ञात करना है, उसके कंपैरेटिवली इसका जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ईसी जो है वो ईएक्स के द्वारा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमने जो अननोन ईएमएफ वाली सेल लगाई है उसको हमने एक्स नाम दिया है, और उसका जो ईएमएफ है उसको हमने ईएक्स लिया है। अब इसको हम इस प्रकार से जो एक्स है उसको आप देख सकते हैं कि ए के द्वारा हमने इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया है, और वहीं पर सी भी कनेक्ट हुई है और वहीं पर ए भी कनेक्ट हुई है। और जो एक्स का जो दूसरा टर्मिनल है उसको हमने जी गैल्वेनोमीटर के द्वारा जुड़ा हुआ है, और गैल्वेनोमीटर जो है वो एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट पी जो है, जिसको मूव कर सकते हैं इधर उधर टू एंड फ्रो ऑन ए बी वायर, उसके द्वारा जुड़ा हुआ है। अब जब हम पी को इधर उधर मूव करते हैं ए बी पर, तो हमें एक ऐसी पोजीशन प्राप्त होती है डी, जिसके ऊपर गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दर्शाता है। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दर्शाने का तात्पर्य ये है कि इसके अंदर से परिपथ में से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। सपोजिंगली ये डी डिस्टेंस पर होता है, डी पॉइंट पर होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम जो ए डी डिस्टेंस है उसको हम मेज़र कर लेते हैं। और जब ए डी डिस्टेंस को हम मेज़र कर लेते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो सेल सी से जो है एग्जैक्टली बैलेंस हो गया बाय द ईएमएफ ऑफ एक्स। तो ई एक्स के द्वारा ये बिल्कुल बैलेंस हो गया। तो इस स्थिति के हम ये कह सकते हैं कि ई सी जो है वो पूरा ए बी जो वायर है उसके अक्रॉस जो भी जो करंट जो भी पास हो रही है थ्रू द रेजिस्टेंस उसके बराबर है, प्रोपोर्शनल हो गया। तो इस प्रकार हम ये कहना का तात्पर्य यह है कि जो ईसी है वो ए बी के प्रोपोर्शनल हो गया। और इसी प्रकार क्योंकि डी पर आकर उसमें डिफ्लेक्शन जो है बिल्कुल शून्य हो गया था, तो ई एक्स को जो है हमने ए डी के प्रोपोर्शनल मान लिया। जैसा कि आप राइट हैंड साइड के अंदर देख सकते हैं कि ई एक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डी, ई सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी। तो उस स्थिति के अंदर फॉर्मूला ये बन जाता है कि ई एक्स डिवाइडेड बाई ई सी इज़ इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाई ए बी, और ई एक्स की जो वैल्यू है ए डी बाई ए बी इंटू ई सी हो जाएगी। इस प्रकार अगर हमें ए डी हम ज्ञात कर ही सकते हैं इस परिपथ के अंदर, ए बी हमें ज्ञात हो जाएगा और ई सी हमें ज्ञात है, तो ई एक्स की वैल्यू जो है हम ईजिली डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक डायरेक्ट रीडिंग पोटेंशियोमीटर, इसका बेटर फॉर्म हम जो ले रहे हैं यहाँ पर कि डायरेक्ट रीडिंग पोटेंशियोमीटर ले रहे हैं। इस डायरेक्ट रीडिंग पोटेंशियोमीटर के अंदर भी आप सेटअप में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्म वायर हमने पहले के जैसे ही ए बी लिया हुआ है। इसके अंदर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ए बी जो है उसको हम कैलिब्रेट पहले से ही कर लेते हैं, संशोधित कर लेते हैं वोल्ट्स के अंदर, और उसको हमने वर्किंग सेल जो है सी के द्वारा, आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर सेल सी के द्वारा उसको हमने जोड़ दिया है, और सेल सी का जो विभव है ईएमएफ है वो बिल्कुल नोन है, और वो उसके थ्रू एक वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी कि परिवर्ती प्रतिरोध आर के द्वारा जुड़ा हुआ है। और इसके ऑपोजिशन के अंदर आप देख सकते हैं कि एक अननोन
विभव वाली, अज्ञात विभव वाली एक्स सेल को हमने, एक्स सोर्स को यहाँ पर जोड़ दिया। उसके साथ में हमने एक स्टैंडर्ड, एक मानक सेल एस को भी लिया है, और इन दोनों सेल को हमने एक डबल पोल डबल थ्रो स्विच जो है टी के द्वारा जुड़ा हुआ है। और इससे पहले कि हम एक्स के ईएमएफ का मेज़रमेंट करें, हम स्लाइड वायर जो ए बी है उसको हम पहले स्टैंडर्डाइज करते हैं, ताकि ये ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली उसको रीड कर सके। तो स्टैंडर्डाइज करने का तरीका ये है कि आप देख सकते हैं कि पी पॉइंटर है यहाँ पर। पी पॉइंटर को हम ए बी वायर के ऊपर टू एंड फ्रो इधर उधर मूव कर लेते हैं। मूव करके सपोजिंगली हमको डी प्राइम ऐसा पार्ट मिलता है जहाँ पर जो वोल्ट है स्टैंडर्ड सेल का 1.0183 वोल्ट जो है, इसको हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। जो ये 1.0183 वोल्ट की हम जो बात कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड सैचुरेटेड कैडमियम सेल है, मानक संतृप्त कैडमियम सेल है, उसका ईएमएफ है ये 25 डिग्री सेल्सियस पर 1.0183, ये हमको मिलता है डी प्राइम पर। तो इस प्रकार जो टी है उसको हम इस प्रकार से सेट कर देते हैं कि वो एस साइड में हो जाता है, एस की तरफ हो जाता है, स्टैंडर्ड सेल की तरफ हो जाता है, कि के को हम बंद कर देते हैं। और जो एफ है उसको हम अब वेरिएबल रेजिस्टेंस पर, आप देख सकते हैं कि जो एफ आर के ऊपर ही ऊपर हमें दिखाई दे रहा है कि एफ को हम मूव करते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस पर। और जब तक हम मूव करते हैं, जब तक कि इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर के अंदर नहीं आता। इस प्रकार अब हम कह सकते हैं कि ये जो ए बी वायर है ये पूरी तरीके से स्टैंडर्डाइज हो गया है। किसके लिए? वोल्टेज ऑफ 1.0183 वोल्ट के लिए। और ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ये एग्जैक्टली अब हम ये कह सकते हैं कि ये कैलिब्रेट पूरी तरीके से हो चुका है। तो जो भी हम मार्क करेंगे स्लाइड वायर पर वो उसके करस्पॉन्डिंग चलेगा। अब इस स्टेज पर जो है ये डायरेक्टली रीडिंग ले सकता है ये पोटेंशियोमीटर। अब हम जो भी आर ना, अब जैसे आर है उसको तो हम अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, बिल्कुल उसको छेड़ते नहीं हैं। और जो टी है उसको अब हम एक्स साइड के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। की को अगेन हम क्लोज कर देते हैं, पी को वापस से हम ए बी वायर के ऊपर मूव करते हैं। अब सपोजिंगली हमने डी पॉइंट पर लेकर आते हैं तो गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देता। तो ये जो रीडिंग है ये हमको अब एक्स का डायरेक्टली वोल्टेज दे देगी। लेबोरेटरी के अंदर जो यूजुअली स्लाइड वायर यूज़ में लेते हैं वो एक कोई सिंगल यूनिट नहीं होती, बट उसके अंदर सीरीज़ ऑफ कॉइल्स होती हैं, बहुत सारी कॉइल्स जो है उनकी एक श्रेणी होती है, और प्रत्येक जो है वो 0.1 वोल्ट वैल्यू की होती है। और एक्सटेंडेड स्लाइड वायर जो है उसकी टोटल रेंज जो है वो 0.1 वोल्ट हम ले लेते हैं। अब इसके अंदर जो स्टैंडर्ड सेल हम काम में लेते हैं, स्टैंडर्ड सेल जो हमने मानक सेल यहाँ पर यूज़ में लिए, इसका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है फॉर द एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ एनी सेल। इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम देख सकते हैं कि ईएमएफ जो है इसका रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, मतलब इसको हम बार बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बार बार उसको उसी स्थिति के अंदर उसी पॉइंट पे ला सकते हैं। शुड नॉट चेंज विद टाइम, समय के साथ ये परिवर्तित नहीं होना चाहिए, ये उत्क्रमणीय होनी चाहिए। और सेल जो है वो शुड नॉट बी डैमेज परमानेंटली, कि हमने थोड़ी सी उसमें से करंट पास की तो वो ख़राब हो जाए, इस टाइप की भी नहीं होनी चाहिए। और इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ताप गुणांक जो है ईएमएफ का, वो उसकी वैल्यू जो है बहुत कम होनी चाहिए। ज़्यादातर जो स्टैंडर्ड सेल काम में ली जाती हैं वो जिन इन कंडीशंस को जो फॉलो करता है वो वेस्टर्न सेल होती है। और वेस्टर्न सेल जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एच शेप की है, एक ग्लास वेसल होता है इसमें। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड के अंदर मर्करी है और इसको हमने मर्क्यूरस सल्फेट के द्वारा कवर किया हुआ है। और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है यहाँ पर 12.5% का कैडमियम अमलगम का हम ले लेते हैं। और जो कनेक्शन है मर्करी और कैडमियम अमलगम इलेक्ट्रोड का, वो हम प्लेटिनम वायर के द्वारा नीचे से जोड़ देते हैं, जो सील भी कर दिया जाता है नीचे ग्लास के अंदर। और सेल के अंदर फिर एक सॉल्यूशन भर दिया जाता है कैडमियम सल्फेट का, और जिसको हम सैचुरेट संतृप्त रखते हैं विद द क्रिस्टल्स ऑफ कैडमियम सल्फेट .8/3H2O। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कैडमियम सल्फेट के जो इसके लिम्स हैं एच सेल की, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि कैडमियम सल्फेट .8/3H2O हमने दिखाया दिया, यानी कि इसके क्रिस्टल के द्वारा ये संतृप्त हुआ है विलयन। और ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, और थोड़ा सा जो एयर स्पेस है वो भी हम सॉल्यूशन के ऊपर छोड़ देते हैं ताकि कोई एक्सपेंशन हो, कोई विस्तार हो तो उसके लिए इजी हो जाता है।
और जो अपर एंड है दोनों लिम्स का, उसको हम सील कर देते हैं अच्छी तरह कॉक से या सीलिंग वैक्स से हम कर देते हैं, ताकि कोई भी इवोपरेशन ना हो, पानी का इवोपरेशन नहीं हो, तो उससे कोई भी पानी का लॉस नहीं हो। इस सेल को आप देख सकते हैं, हमने राइट हैंड साइड के अंदर लिखा है कि कैडमियम, सबसे पहले हमने अमलगम ले लिया लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, वो कैडमियम सल्फेट डॉट 8/3 H2O के कॉन्टेक्ट में है, और फिर हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैडमियम सल्फेट का यहाँ पर ले ही रखा है, और फिर उसके बाद में वो मर्क्यूरस सल्फेट आ गया, और फिर मर्क्यूरस सल्फेट जो है वो मरकरी के कॉन्टेक्ट में है। इस प्रकार जो सेल रिएक्शन है कैडमियम अमलगम मर्क्यूरस सल्फेट 8/3 H2O लिक्विड स्टेट के अंदर, ये कैडमियम सल्फेट डॉट 8/3 H2O के अंदर कन्वर्ट होता जाता है और मरकरी जो है वो लिक्विड के अंदर आ जाएगी। इस प्रकार जो इसका EMF है वोल्ट्स के अंदर भी हम दे सकते हैं कि इसकी जो 293 डिग्री पर जो वैल्यू है वो आती है 1.01845, और अगर 298 केल्विन पर अगर हम लेते हैं तो ये आती है 1.01832 वोल्ट। डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ अ हाफ सेल, कि किसी भी एक हाफ सेल का हम पोटेंशियल किस प्रकार से डिटरमाइन कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने एक बहुत सिंपल सा सेल ली हुई है। SHE का तात्पर्य यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जो कि यहाँ पर एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जैसे काम में ले रहे हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल हमको सिल्वर इलेक्ट्रोड का निकालना है, तो सिल्वर इलेक्ट्रोड जो है वो सिल्वर आयन के साथ कांटेक्ट में है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि SHE जो है वो सिल्वर आयन और सिल्वर के कांटेक्ट में है। तो सेल रिएक्शन जो होगी वो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये इसका रिडक्शन हो जाएगा और ये Ag बना लेगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सेल पोटेंशियल को, जैसा कि हमने देखा था कि E = ER - EL होता है, तो हमने सिल्वर माइनस SHE कर दिया, तो और SHE की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर 0 ले ली है, जैसा कि हम जानते हैं, और N की वैल्यू 1 है। तो उस स्थिति में हम नंस्ट इक्वेशन इसके लिए लिख सकते हैं कि E = E0 सिल्वर माइनस RT/F ln 1/एक्टिविटी ऑफ सिल्वर आयन। और 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर ये सारी वैल्यूज़ इसकी पुट कर देते हैं, R की वैल्यू, T की वैल्यू, F की वैल्यू, और ln को हम लॉगरिथम के अंदर log/10 के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये वैल्यू आती है E = E0 + 0.05916 लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ सिल्वर आयन। इसी प्रकार यदि हम एक्टिविटी को अगर मोलालिटी और गामा की फॉर्म में, यानी मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो एक ही जगह हम m गामा भी ले सकते हैं। और इस प्रकार इसमें y = mx + c द्वारा एक सरल रेखा हम खींच लेते हैं, और सरल रेखा के द्वारा हम यहाँ पर स्लोप निकाल लेते हैं, और उस स्लोप के द्वारा स्लोप हमें ज्ञात ही है, और इस प्रकार हम यहाँ पर किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल जो है उसको डिटरमाइन, हाफ सेल का सेल पोटेंशियल जो है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं।